हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महावीर स्टडीज। और मेरा नाम है सन्नी राठौर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति। और इससे पहले वाला पार्ट मैं पढ़ा चुका हूं और अब मैं पार्ट 2 करने वाला हूं शुरू। ठीक है, तो इससे पहले वाला जो पार्ट है उसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को कि मैंने किस प्रकार से बता दिया था कि 7,000 स्त्री और पुरुष जो थे टाउन हॉल के सामने एकत्रित हो गए थे। और फिर वहां पर एकत्रित होने के बाद उन्होंने क्या किया था, इमारतों में घुस करके सभी हथियारों को लूटना शुरू कर दिया था। और इस सारे के सारे संघर्ष का जो समाप्त हुआ था वो लुई सोल्वा की मृत्यु से हुआ था। यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया था, यानी कि मृत्यु वाला जो टॉपिक था इसको मैं लास्ट में बताने वाला हूँ आपको, लेकिन ये मैंने फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया। तो इस पार्ट में हम उससे आगे वाला पढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए भाई, मैंने क्या बताया था कि सभी लोग एकत्रित हो गए थे। ठीक है, और एकत्रित होने के बाद में उन लोगों ने क्या किया, जनसेना का एक जत्था बास्तीन किले की तरफ गए और हथियारों पर कब्जा कर लिया। यानी कि जो हथियार उन्हें मिले बास्तीन किले पर, उन पर कब्जा कर लिया। यानी कि जब 7,000 स्त्री और पुरुष एक हो गए थे और उन सब लोगों ने मिलकर के क्या किया, बास्तीन किले के पास में गए, ये एक किला था, और इस पर जाकर के क्या किया, जितने भी हथियार मिले उन सभी को अपने कब्जे में ले लिया, लूटा इन सभी को। और इसी बीच कमांडर, ठीक है भाई, उसकी मृत्यु हो गई। जो कमांडर था, जो बास्तीन किले में जो व्यक्ति जो कमांडर था, उसकी मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि भाई ये संघर्ष चल रहा था। ठीक है भाई, अब क्या हुआ, किले से 7 कैदियों को आजाद कराया गया। किले के अंदर टोटल कितने कैदी थे? 7 कैदी थे, और उन सातों के सातों कैदियों को आजाद करा लिया गया। ठीक है, और किला लोगों की नफरत का एक केंद्र था। यानी जो किला था वो लोगों की नफरत का केंद्र था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए लोगों की नफरत का जो केंद्र था उस वो क्या है। तो आपको बताना है कि बास्तीन जो किला था वो लोगों की नफरत का केंद्र था। भाई ये बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, ध्यान में रखते हुए चलना आप लोगों को एक एक चीज। अब देखिए, इसी घटना से देहाती क्षेत्रों में संघर्ष शुरू होने लगे थे। अब भाई इस वाली घटना से, ये वाली जो घटना हुई थी, सभी लोग स्त्री और पुरुष एक हो गए थे और सभी लोगों ने जनसेना का गठन किया था। और उसके बाद में बास्तीन किले पर आकर के उन क्या किया, किले को तोड़ दिया, और उसके तोड़ने से कमांडर की मृत्यु भी हो गई थी और ये लोगों की नफरत का केंद्र था। यानी कि इतनी बड़ी जो घटना हो रही थी, ठीक है, तो इस घटना के कारण जो जितने भी देहाती क्षेत्र, देहाती कौन से क्षेत्र होते हैं भाई? देहाती वो वाले क्षेत्र होते हैं जो गांव के क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो इस घटना के कारण देहाती क्षेत्रों में भी संघर्ष होने लगे। हाँ भाई, अब देहाती लोग जो थे उन्होंने भी संघर्ष करना शुरू कर दिए थे। और सिर्फ देहाती क्षेत्र में ही नहीं, यहाँ तक कि पूरे फ्रांस में, यानी कि पूरा जो फ्रांस था वहां पर ये सारा संघर्ष होना शुरू हो गया था। ठीक है भाई, ज्यादातर जनता पाव रोटी की बढ़ती कीमत का विरोध कर रही थी। यानी कि ज्यादातर जो जनता थी, ज्यादातर जो फ्रांस के लोग थे, वो पाव रोटी की जो कीमत बढ़ गई थी उसका विरोध कर रही थी। ठीक है, इसे सारे संघर्ष का खात्मा हुई सॉरी इससे सारे संघर्ष का खात्मा लुई सोल्वा की मृत्यु से हुआ। यानी कि ये जो जितना भी संघर्ष था, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। सारे के सारे संघर्ष का खात्मा कैसे हुआ था? लुई सोल्वा की मृत्यु से हुआ था। ठीक है भाई, अब भाई बात करते हैं लिवरे। ये लिवरे क्या है भाई? ये जो लिवरे है, ये फ्रांस की एक मुद्रा है। जैसे भारत की मुद्रा है रुपया, तो उसी प्रकार से भाई फ्रांस की एक मुद्रा थी उस समय में, लुई सोल्वा के समय में, उसका नाम था लिब्रे। और ये जो लिब्रे जो थी, इसकी जो समाप्ति हो गई थी, इसको बंद जब कर दिया गया था, वो 1794 में इसको समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद ये निश्चित कर दिया गया कि ये जो है ना मुद्रा लिब्रे, इसको अब नहीं चलाया जाएगा। अब इसके बाद भाई एक टॉपिक आ जाता है जीने का संघर्ष। अब भाई ये जीने का संघर्ष क्या है? भाई जीने के संघर्ष में ये हुआ था कि जो लोग थे ना, वो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके कारण क्या हो गया था, अमीरी गरीबी का भेदभाव भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो आमदनी थी, जो महीने पे रुपए उनको मिलते थे, जो इनकम उनको मिलती थी, वो महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ाई गई थी, जिसके कारण अमीरी और गरीबी का भेदभाव बढ़ गया था। और ऐसे में क्या होता था कि अकाल पड़ जाता था या सूखा पड़ जाता था, जिसके कारण क्या होता था, लोगों की स्थिति जो थी और भी ज्यादा बेकार हो जाया किया करती थी। ठीक है भाई, तो चलो पढ़ते हैं। आबादी बढ़ रही थी, जिससे अनाज की भी कीमत या मांग बढ़ रही थी। अब भाई क्या हुआ, आबादी जो थी वो बढ़ती जा रही थी, फ्रांस की आबादी जो थी वो बढ़ गई थी, जिसके कारण क्या हुआ, जब आबादी बढ़ी तो जाहिर सी बात है खाने के लिए भी उसकी मांग ज्यादा बढ़ेगी, अनाज की मांग ज्यादा होगी। जब ज्यादा लोग होंगे तो जाहिर सी बात है अनाज ज्यादा खाया जाएगा। तो क्या हुआ, ज्यादातर लोगों को पाव रोटी खाना पसंद थी, किंतु इसकी कीमत बढ़ गई थी। क्या हुआ, जब फ्रांस है उसमें ज्यादातर जो चीज खाई जाती है वो पाव रोटी है, लेकिन इसकी भी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। महंगाई बढ़ने के कारण अमीर और गरीब को लेकर भेदभाव बढ़ गया था। हालात तब और ज्यादा खराब हो जाते जब सूखा पड़
जाता था। ठीक है भाई, जब सूखा ज्यादा पड़ जाता तो हालात और ज्यादा खराब हो जाते थे। इस प्रकार लोगों को जीने के लिए कई संघर्ष करने पड़ते थे। ठीक है भाई, तो चलिए अब आगे वाले पेज पर बढ़ते हैं। उभरते मध्यम वर्ग ने विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की। यानी कि देखिए भाई क्या हुआ, एक नया वर्ग उभरा जिसको हम क्या कहते हैं, मध्यम वर्ग। ये जो नया वर्ग था ना, ये तृतीय स्टेट का जो वर्ग था, मैंने इससे पहले वाला जो पार्ट था, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के देख लो। ठीक है, मैंने पहले ही पार्ट में बता दिया था, हमारे फ्रांसीसी जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा था, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो तृतीय वर्ग में अमीर और गरीब सब आते थे। यानी कि जो तृतीय स्टेट से जितने भी अमीर लोग थे, जितने भी अच्छे लोग थे, वकील, एडवोकेट, वो सब लोग क्या हुआ, उन सभी लोग जब और समृद्ध होना शुरू हो गए तो उन्हीं के द्वारा क्या हुआ, एक मध्यम वर्ग उभरा, जिसको हमने क्या कहा, मध्यम वर्ग कह दिया, ना ज्यादा अमीर ना ज्यादा गरीब, इस प्रकार का एक वर्ग उभरा। और उसने ही क्या किया, विशेष अधिकार, जो जन्म से ही जुड़े जो विशेष अधिकार थे, कौन से वाले भाई, मैंने पहले वाले पार्ट में बता दिया था आप लोगों को, क्या बताया था, ये जो विशेष अधिकार कैसे थे, प्राथमिक और द्वितीय स्टेट, ये दोनों को क्या होता था भाई, इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन जो तृतीय स्टेट था इसको टैक्स देना पड़ता था। तो ये विशेष अधिकार प्राप्त थे। तो इन्हीं विशेष अधिकारों को ये जो मध्यम वर्ग था, ये मध्यम वर्ग, इसने इसको खत्म करना चाहा। ठीक है भाई, अब वो किस प्रकार से किया, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। भाई इंक खत्म हो गई, अभी बदलता हूँ इसे। हाँ भाई, तो देखिए भाई क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी में एक नया मध्यम वर्ग उभर कर सामने आया। यानी कि ये वाला जो वर्ग था, ये मध्यम वर्ग, ये कब उभर के आया, ये आया 18वीं शताब्दी में। ठीक है भाई, अच्छे व्यापार के कारण ये वर्ग जो था ये समृद्ध हो गया, इसका व्यापार जो था वो बहुत अच्छा चला। इसका कौन सा व्यापार था, इसके वस्त्रों का व्यापार था। ठीक है भाई, ऊनी वस्त्र और रेशम के वस्त्र, ये सारे के सारे इस प्रकार के वस्त्र थे, इनका व्यापार बहुत अच्छा चल गया था। और ये जो सारे के सारे वस्त्र जो थे ये अमीर वर्गों के द्वारा खरीदे जाते थे, क्योंकि भाई गरीब लोग तो यार रेशम नहीं खरीद पाते थे, इतने अच्छे रुपए नहीं हो पाते थे, ऊनी वस्त्र नहीं खरीद पाते थे। ठीक है भाई, तो ये जो जितने भी थे कपड़े, ये सारे के सारे अमीर वर्गों के द्वारा खरीदे जाते थे, यानी कि प्राथमिक और द्वितीय स्टेट के लोगों के द्वारा ही खरीदे जाते थे। इनका मानना था कि किसी भी वर्ग के पास जन्म से जुड़े विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। ठीक है भाई, ये इनका मानना था, किसी की हैसियत उसकी काबिलियत के आधार पर होना चाहिए। अब भाई क्या था, इनका क्या मानना था भाई, इनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति की हैसियत कैसी होनी चाहिए, उस व्यक्ति के काबिलियत, यानी कि हुनर के अनुसार उसको, उसकी काबिलियत के अनुसार ही उसको समाज में दर्जा दिया जाना चाहिए, समाज में सम्मान मिलना चाहिए, ना कि जन्म से जुड़े हुए। ऐसा होता भाई प्राथमिक और द्वितीय स्टेट में, चाहे कोई कैसा भी हो, चाहे उसके पास हुनर हो चाहे ना हो, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ वो प्राथमिक और द्वितीय स्टेट में पैदा होना चाहिए, तो इसको कर नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो अच्छा भी है, उसके पास हुनर भी है, लेकिन अगर वो तृतीय स्टेट में है तो भी इसको कर देना पड़ता था। तो ये तृतीय स्टेट के जो लोग थे या ये मध्यम वर्ग के जो लोग थे वो यही कहना चाहते थे कि उसके हुनर के अनुसार या उसकी काबिलियत के अनुसार उसको समाज में दर्जा मिलना चाहिए। तो यह परिकल्पना जॉन लॉक और जॉक रूसो जैसे लोगों ने पेश की थी। यानी कि जो ये वाली जो थी कि जन्म से जुड़े विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए किसी को भी, ये वाली जो परिकल्पना थी ये किसने दी थी, ये दी थी भाई जॉन लॉक और जाक रूसो, ऐसे लोगों ने पेश की थी। ठीक है भाई, अब पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच पढ़ा गया ताकि अनपढ़ भी, सॉरी भाई था बड़ा, ठीक है, तो पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच सॉरी इधर मैं वो लिखना भूल गया थोड़ा सा, लोगों के बीच जोरों से, ठीक है भाई, जोरों से पढ़ा गया ताकि अनपढ़ भी इसको समझ सके। ताकि क्या हुआ भाई, जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता है ना, तो अखबारों को इस प्रकार से उनके बीच में बैठ करके बहुत ऊंची आवाज में पढ़ा गया, जिससे वो लोग भी समझ जाए, जिनको हिंदी पढ़ना या कुछ और भी पढ़ना, या जो लोग अनपढ़ थे वो भी समझ जाए। क्योंकि भाई पढ़े लिखे हर कोई नहीं होता भाई, हमारी भारतीय समाज में देख लो सभी लोग पढ़े हुए नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाई अनपढ़ होते हैं, लेकिन अगर वो टीवी से किसी भी चीज को देखते हैं तो वो उस चीज को समझ जाते हैं, हाँ भाई ये बात कहना चाहता है। लेकिन अगर उसी चीज को हम लिख करके दे तो वो शायद नहीं समझ पाएंगे। ठीक है भाई, तो ये इसी प्रकार से था कि लोगों के बीच में तेजी से पढ़ते थे। जैसे मैं अभी आप लोगों के सामने तेजी से बोल रहा हूँ, देखो ना बोर्ड के साथ में सिर्फ बोलता ही चला जाऊँ, ये जो लिखा हुआ है इसे भी मैं पढ़ पढ़ के आप लोगों को बताता जाता हूँ। इससे क्या होगा, जिसको पढ़ना भी नहीं आता वो भी मेरी बात को सुन लेगा और समझ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से उन लोगों ने भी क्या किया, अनपढ़ों के सामने तेजी से पढ़ा ताकि वो भी समझ जाए कि अखबारों में आखिर छपा क्या है। ठीक है भाई,
अब इसी दौरान जब लुई 16वां ने कर यानी कि भाई टैक्स लगाया, जिस कारण विशेष अधिकार वाली व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा उभर आया। भाई क्या हुआ, इसी दौरान क्या किया, लुई 16वां ने कर लेने के लिए क्या किया, टैक्स बढ़ा दिए ताकि भाई अपने साम्राज्य की अच्छी देखरेख की जा सके। तो जब उसने टैक्स लेना चाहा तो क्या हुआ, विशेष अधिकार वाली जो व्यवस्था थी, क्योंकि भाई टैक्स तो सिर्फ तो लेना था वो तृतीय स्टेट से ही लिया जाता, तो इसके लिए भाई प्राथमिक और द्वितीय स्टेट थे, ये दोनों के दोनों खफा हो गए। वो सॉरी तृतीय स्टेट जो था ये खफा हो गया, या मध्यम वर्ग जो था ये नाराज हो गया, और भी ज्यादा गुस्सा उभर आया, इसके लिए विशेष अधिकारों के प्रति गुस्सा और ज्यादा उभर गया। अब यहाँ से भाई शुरू हो जाता है संघर्ष की, किस प्रकार से भाई ये जो था सब कुछ लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था। लेकिन हम लड़ाई झगड़ा भी पढ़ने से पहले, उससे पहले थोड़ा सा इतिहास की तरफ बढ़ते हैं। एक टॉपिक है प्राचीन राजतंत्र, इसके बारे में बस थोड़ा सा जान लेते, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई। अब भाई प्राचीन राजतंत्र क्या है, देखो भाई, प्राचीन राजतंत्र के अनुसार सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। यानी कि भाई जो प्राचीन राजतंत्र है, फ्रांस का जो प्राचीन राजतंत्र है, उसके अनुसार जो सम्राट होता था, अभी जो सम्राट था वो लुई 16वां था इस क्रांति के अनुसार, इस चैप्टर के अनुसार। तो भाई वो जो सम्राट हुआ करते थे ना, वो खुद टैक्स नहीं लोगों के ऊपर लगा सकते थे, लेकिन लुई 16वां लगा दिया करता था। लेकिन प्राचीन यानी कि पुराना इतिहास की अगर हम बात करें, तब जो वो होता था सम्राट, वो खुद टैक्स नहीं लगा सकता था अपनी मर्जी के अनुसार। उसको टैक्स लगाने के लिए क्या करता पड़ता था, एक स्टेट जनरल की बैठक होती थी, उसको लगाना पड़ता था। ठीक है, तो क्या हुआ, इसके लिए सम्राट को स्टेट जनरल की एक बैठक बुलाई जाती थी। अगर सम्राट को क्या करना है, टैक्स लगाना है, तो उसके लिए वो क्या करता था, एक स्टेट जनरल की बैठक बुलाता था। परंतु सम्राट तय करता था कि ये बैठक कब होगी, सम्राट तय करता था कि ये बैठक होगी कब। इसकी अंतिम बैठक जो हुई थी वो 1664 में बुलाई गई थी। ठीक है भाई, तो चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे पेज पर। तो देखिए मैंने बता दिया था भाई स्टेट जनरल, लेकिन मैंने स्टेट जनरल का अर्थ नहीं बताया था। ठीक है भाई, तो बता देता हूँ स्टेट जनरल का अर्थ। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों वर्ग अपने अपने प्रतिनिधियों को भेजती थी। यानी कि स्टेट जनरल जो थी ये एक प्रकार की संस्था थी। ठीक है, क्या थी, संस्था थी। और इस वाली संस्था के अंदर जितने भी लोग आते थे वो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, इन सभी लोगों के प्रतिनिधि आते थे। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं कि क्रांति की जो शुरुआत हुई थी बात के लिए कि ये इसको तोड़ दिया गया था, सभी लोग इकट्ठे हो गए थे, 7000 स्त्री पुरुषों ने एक संगठन बनाया था। ये क्यों बना लिया था लोगों ने, अफवाह पर क्यों भरोसा कर लिया था, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। क्रांति की शुरुआत यहाँ से होती है भाई, मेन शुरुआत। ठीक है, तो क्या हुआ, किस प्रकार से लोगों ने भरोसा कर लिया, अब इसके बारे में भाई पढ़ते हैं। तो क्या हुआ, नए कर लगाने हेतु 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई थी। ठीक है भाई, 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की एक बैठक बुलाई गई, और इस बैठक में किसान, महिला एवं मजदूरों का आना सभा में वर्जित था। यानी कि सभी किसान हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सभी लोग इस सभा के अंदर आ सकते थे, ये बात तय कर दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी सभा में 40,000 पत्रों के जरिए उनकी शिकायत सभा में पेश की गई थी। ठीक है भाई, नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। तो भाई स्टेट जनरल का एक नियम था, यानी कि जो सभा थी इसका एक नियम था कि जो भी वर्ग आएगा उस वर्ग को एक मत देने का अधिकार होगा। ठीक है भाई, लेकिन तीसरे वर्ग की मांग थी कि पूरी की पूरी सभा द्वारा मतदान किया जाए। यानी कि जो तीसरा स्टेट था वो अपने आप को पूरे के पूरे फ्रांसीसी समाज का प्रवक्ता मानता था। उसका मानना था कि भाई हम ही टैक्स देते, तो भाई हमारी बात माननी चाहिए कि सारे के सारे। तो इनकी मांग क्या थी कि जितनी भी सभा है उस सभा के अंदर जितने भी आम नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, सभी को एक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ना कि पूरे एक वर्ग को एक वोट देने का अधिकार हो। ठीक है भाई, अगर ऐसा हो जाता तो ये लोकतंत्र हो जाता। ठीक है, ये लोग लोकतंत्र ही चाहते थे। तो जिसके कारण क्या हुआ भाई, लुई 16वां ने इनकी मांगों को अस्वीकार कर दिया, और जब लुई 16वां ने इनकी मांगों को अस्वीकार कर दिया तो इन लोगों ने एक असेंबली का गठन किया, और उस असेंबली का गठन करके क्या किया, प्रस्तावों की मांग रखी, जिसके कारण क्या हुआ था भाई, ये आंदोलन बिछड़ने लगे थे, आंदोलन छिड़ने लगे थे। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं किस प्रकार से। यह लोकतांत्रिक सिद्धांत था, इसे रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। ये भाई एक अच्छा सिद्धांत था, लोकतांत्रिक सिद्धांत था, और इसे रूसो ने अपनी पुस्तक, इसकी एक रूसो ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था, पुस्तक का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, इसमें लिखा था, इसमें इसने इस प्रस्ताव को लिखा था, इस सिद्धांत को लिखा था।
सम्राट ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। सम्राट ने कह दिया ना भाई, मैं इस प्रस्ताव को नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर इस प्रस्ताव को मान लेता तो राजतंत्र रहता ही नहीं। इस कारण तीसरे स्टेट के लोग सभा से बाहर चले गए। इसके कारण भाई क्या हुआ, तीसरे स्टेट के जो लोग थे उनको गुस्सा आ गया कि भाई हमारी बात नहीं मानी। तो इसलिए सारे के सारे लोग जो थे ये फ्रांस से, वो जो सभा थी स्टेट जनरल की जो लगी हुई थी उससे बाहर चले गए। तो सभी 20 जून ही जितने भी तृतीय स्टेट के वर्ग थे ये सभी लोग 20 जून को टेनिस कोर्ट, एक कोर्ट था जिसका नाम था टेनिस, वहां पर इकट्ठे हुए और इन्होंने क्या किया, वहां पर इकट्ठे होकर के की मांग की कि जब तक राजा की शक्ति पर रोक नहीं लगाई जाएगी तब तक हम नेशनल असेंबली हम नहीं करेंगे। इन्होंने एक असेंबली बनाई जिसको हम नेशनल असेंबली कहते हैं और इन्होंने मांग रखी कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, यानी कि इनकी मांग क्या थी, राजा की शक्तियों पर निरंकुश नहीं लगाया जाएगा, यानी कि कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तब तक हम इस असेंबली को भंग नहीं करने वाले। ये बात निश्चित कर दी गई। नेशनल असेंबली जब संविधान के प्रारूपों को तैयार कर रही थी तब तक सारा फ्रांस आंदोलन की चपेट में आ गया था। इस प्रकार से भाई सारा का सारा फ्रांस जो था आंदोलन की चपेट में आ गया जब नेशनल असेंबली जो थी वो संविधान के प्रारूप तैयार कर रही थी। हाँ भाई, राजा की शक्तियों को इस प्रकार से कंट्रोल में किया जाएगा। लेकिन तब तक क्या हुआ कि राजा ने कह दिया कि जाओ जाकर के सारे नगर में फैल जाओ, फौजों से कहा, यानी कि सैनिकों से कहा। लेकिन नागरिकों में वहम आ गया कि राजा ने ये कह दिया कि जाओ और सभी पर गोलियां दाग दो। ठीक है, इसी के कारण भाई क्रांति की शुरुआत हो गई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और रोटी की, सॉरी यहाँ पर मैं की लगाने भूल गया, कि कीमत बढ़ गई थी जिसका फायदा बेकरी के मालिकों ने उठाया और कीमत बढ़ा दी। क्या हुआ भाई, जब कीमत जो थी, पाव रोटी सबसे ज्यादा खाई जाती थी, तो इसका फायदा क्या हुआ, जो बेकरी के जो मालिक हुआ करते थे, जो पाव रोटी को बनाया किया करते थे, उस फैक्ट्रियों के जो मालिक थे उन्होंने इसका फायदा उठाया कि भाई अब तो कीमत जो है बढ़ गई। तो इसके कारण इन्होंने क्या किया, और कीमत बढ़ा दी और अपना फायदा उठाना इन्होंने शुरू कर दिया। तो भाई क्या हुआ, यहाँ पर देखो भाई मैंने ये चीज मिस कर दी, आप लोग लिख लेना अपने हिसाब से। पाव रोटी की कीमत, ठीक है भाई, कीमत। अब आगे आप लोग लिखने ला, यहीं से बढ़ गई थी। ठीक है, तो लाइन में लगे घंटों से लगी औरतों की भीड़ ने दुकानों पर हमला कर दिया। भाई लाइन में भीड़ की लाइन जो थी वो उसमें औरतें लगी हुई थी, बहुत सारी लाइन, ठीक है, और बहुत लंबी लाइन थी, लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे, कीमत उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। ठीक, तो इसके कारण वो कई घंटों से लगी हुई थी लाइन के अंदर। क्या हुआ, दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को नगर में घुसने का आदेश भी दे दिया था। मैंने बताया था ना क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी, पाव रोटी के बारे में पहले ही वाले में मैंने बता दिया था कि जब पाव रोटी की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तो जिसके कारण क्या हुआ था, महिलाओं ने बेकरी में घुसकर ही दुकानदारों को मारना शुरू कर दिया था। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या हुआ था, सम्राट ने आदेश दे दिया कि जाओ जाकर के सारे नगर में फैल जाओ। इस प्रकार से भाई क्रांति की शुरुआत हो गई थी। तो क्या हुआ, गुस्साई भीड़ ने 14 जुलाई 1789 को बास्तीन पर हमला कर दिया था। ठीक है, 14 जुलाई 1789 को बास्तीन किले पर हमला कर दिया था। फिर जनता के गुस्से के कारण सम्राट ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी थी। भाई क्या हुआ, जो तृतीय स्टेट था उसने नेशनल असेंबली की मांग की थी, तो क्या हुआ, गुस्सा जब जनता का बहुत ज्यादा बढ़ गया तो राजा ने देखा रे भाई बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ चुका है, जिसके कारण उसने क्या किया, इनकी जो मांग थी, नेशनल असेंबली की एक मांग थी कि जिसके तहत क्या किया जाएगा, सरकार यानी कि जो सम्राट है उसकी शक्तियों पर अंकुश लगाया जाएगा, उसकी शक्तियों पर रोकथाम किया जाएगा। इसको मान्यता दे दी सम्राट ने खुद ही डर के मारे। ठीक है भाई, तो केवल मान्यता तो दे दी, ठीक है, अब संविधान भी बन गया, लेकिन वोट डालने का जो अधिकार था अभी वो सभी नागरिकों को नहीं था, वो केवल 25 वर्ष की आयु के लोगों को ही मत करने का अधिकार था। सिर्फ 25 वर्ष की आयु वाले लोगों को ही मत करने का अधिकार था। इसमें से भी महिलाएं जो होंगी वो वोट नहीं देंगी। ठीक है, औरतों को मत करने का या मत डालने का अधिकार नहीं था। ठीक, तो क्या हुआ, कई लोगों को ऐसा लगा कि क्रांति के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि भाई सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं मिला था, जिसके कारण क्या हुआ कि इस क्रांति की शुरुआत को यानी कि क्रांति के सिलसिले को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, लोगों को ऐसा लगा। तो उन्होंने क्या किया, महिलाओं ने भी अब की बार इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। उन्होंने क्या किया, महिलाओं ने अपने अपने क्लब बना लिए, महिलाओं ने दुकानदार, मजदूर, कारीगर और भी कई सारे लोग थे, ये सभी लोग इकट्ठे हो गए और इन सबका नेतृत्व कौन कर रहा था, इन सबका नेतृत्व कर रहा था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है, ये व्यक्ति इन सभी का नेतृत्व कर रहा था। फिर क्या हुआ, इन सभी लोगों ने मिलकर राजा को सॉरी यहाँ पर को आएगा, को पकड़ लिया। इन सभी लोगों ने क्या किया, जहां पर राजा रहता वहां पर गए
और फिर वहां पर जाकर के इन्होंने क्या किया, राजा को पकड़ लिया, और फिर जब उसको पकड़ लिया तो उसको कानूनी तौर पर क्या किया गया, कुछ समय तक जेल के अंदर रखा गया, और उसके जितने भी लोग थे, जितने भी दरबारी थे या जितने भी उसके रक्षक थे, उन सभी को मार दिया गया। लेकिन राजा को पकड़ा गया और पकड़ के उसको जेल में डाला गया। और फिर कुछ दिनों के बाद यानी कि 21 जनवरी 1793 को इसे खुलेआम फांसी दे दी गई राजा को। मैंने बताया था ना, इस सारी की सारी क्रांति का खात्मा राजा की मृत्यु से हुआ था, तो वही राजा को फांसी दे दी गई। ठीक, और इस प्रकार राजतंत्र का खात्मा हो गया और सभी नागरिकों को मत डालने का अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है भाई, तो इस यहाँ से हमारा भाई ये वाला पार्ट खत्म होता है। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, पार्ट खत्म हुआ है। ठीक है भाई, अब तीसरे पार्ट में पूरा फिनिश कर दूंगा। और अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर ठोकना, अपने प्यारे प्यारे हाथों से भाई ठोक देना, और शेयर कमेंट भी कर ही देना भाई। चलो तब तक के लिए जय श्री राम।